अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा की स्पेशल ट्रांसमिशन। जो कुछ आज हो रहा है एज एक्सपेक्टेड कि हम सोच रहे थे कि कल का जो फैसला जो भी आएगा और जो आया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इतनी आसानी से बैठने वाली नहीं है, तो हमें वीकेंड्स पर भी आना पड़ेगा, वीकेंड्स पर भी बैठकर ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी और वही आज हो रहा है। तो वीकेंड पर भी आप लोगों के साथ मौजूद हैं, सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो कल दरखास्त लगी, दरखास्त पर आज इमीडिएटली फिर उसके ऊपर समात का आगाज़ भी हो चुका और अभी भी समात हो रही है। तो सबसे पहले अरशद अली की तरफ ही आपको लेकर चलती हूँ। समात का इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट, वहाँ के अहवाल क्या है वो इनसे जानते हैं, फिर हमारे पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनसे डिस्कशन करेंगे कि आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी मजीद आगे फैसला चलेगा, सिलसिला चलेगा, ये आज फैसला कुछ आ जाएगा, लेकिन इससे पहले अहवाल जानते हैं। अरशद बताइए जरा। जी बिल्कुल, जो है वो अदालती वक्फे के बाद वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अब समाअत जारी है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और तहरीक इंसाफ के वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के एक कमरा नंबर 1 में जो है वो मौजूद थी, जिसके बाद जो है वो समाअत के हालात जो है वो चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि यहाँ पर समाअत के हालात नहीं है, वीडियो लिंक पर जो है वो ये समाअत शिफ्ट की जा रही है, जिस पर जो है वो अब ये समाअत वीडियो लिंक पर की जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो है वो उनके वकील इरफान कादर ने जो है वो अपना वकालतनामा जमा करवाया है उनकी जानिब से। और जब समाअत शुरू हुई तो इरफान कादर को अदालत ने इस्तफसार करते हुए पूछा कि हमें बताएं कि हमारे ऑर्डर के कौन से पैरे को जो है वो डिप्टी स्पीकर ने पढ़कर जो है वो रूलिंग दी, जिस पर जो है वो ये भी अदालत की जानिब से कहा कि आपने सिर्फ बताना है कि वो ऑर्डर कौन सा है और डिप्टी स्पीकर ने किस ऑर्डर की आड़ में ये रूलिंग दी है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने ये भी इरफान कादर से इस्तफसार किया कि आप ये भी बताएं कि वो पैराग्राफ पढ़ दें हमारे सामने, जिस पर इरफान कादर ने कहा कि मेरी तो आज पहली पेशी है, आपने मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है। अदालत से इरफान कादर ने कहा कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का ऑर्डर पढ़ूं या रूलिंग पढ़ूं, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ें। इरफान कादर ने जो है वो रूलिंग जो है डिप्टी स्पीकर की जो पढ़कर सुनाई है और डिप्टी स्पीकर के वकील ने अदालत में जिस वक्त जो है वो दलाइल जारी हैं और अदालत में बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से पैरे के अंदर रहकर जो है वो अपनी रूलिंग दी है। तमाम जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में अभी डिप्टी स्पीकर के वकील को सुना जा रहा है। इस दौरान जो है वो हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान भी मौजूद हैं, उनके भी दलाइल होने हैं। दीगर जो फरीकैन हैं जो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं उनके भी दलाइल होंगे। और इस वक्त जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जो एसोसिएट्स वकला हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनको वीडियो लिंक पर जो है वो ये तमाम तर समाअत जो है वो अलग कमरे में दिखाई जा रही है। जी ठीक है अरशद, बिल्कुल नज़र रखिए आप। थैंक यू सो मच आपका। आप लोग मौके पर मौजूद होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभा रहे होते हैं, जिस तरह से भी आप सारा अहवाल बता रहे हैं। दोबारा आऊँगी आपकी जानिब, लेकिन नाज़रीन ये सारी वो सिचुएशन है कि जिसे शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आता है। तो कल रात भी जिस वक्त ये हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये सारी बातें और इसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि इससे पहले जब अदम एतमाद वाला मामला था वहां पर ये सारी सिचुएशन देखी, अदालत खुली, तो फिर सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चलना शुरू हो गया था कि क्या आज अदालतें खुलेंगी। तो अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये जवाब तो खत्म हो जाता है, अदालत के मामले पर इस तरह से बात करने का मामला तो खत्म हो जाता है। आगे लेट्स सी क्या हो रहा है, क्योंकि ये तमाम पैनलिस्ट पहले से मौजूद है, डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हैदर वहीद साहब, सर ये जो सारी सिचुएशन हुई है, मैं जरा आगाज से इसलिए आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा ना सर। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सारा मामला, और वो जो मैंने अभी बात की कि एक सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं समेत तमाम लोग बात कर रहे थे कि अदालतें क्या आज भी खुलेंगी, तो कल अदालत खुली भी, दरखास्त भी जमा हुई और आज इमीडिएट इस पर समाअत भी हो रही है। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और साथ साथ इसका कानूनी पहलू भी बताइएगा। एक 63A जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी फेस कर चुकी है, दूसरी बार ये 63A इस पर एक गुंजाइश लेने की कोशिश कर रही है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस फैसले के हवाले से? जी अच्छा सवाल है आपका, और जरा वसी भी सवाल है। देखें, पहले तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 63A की तशरीह एक हो चुकी है। ये अब नहीं हो सकता कि यही अदालत ये कह सके कि डायरेक्शंस अगर तो पार्लियामेंट्री पार्टी के थे और वो डायरेक्शंस इफेक्टिवली और टाइमली कम्युनिकेट 10 इन पार्लियामेंटेरियंस को हो गए थे, तो फिर उनसे एनराफ या उनसे डिविएट करने के हवाले से इनका वोट काउंट नहीं होगा और ये डिसीट होंगे। ये दोनों चीजें तो तय हैं। अगर ये दोनों चीजें जो हैं, जो
जाहिर है इस केस में अलग तरह से मतलब असर नौ देखी जाएंगी कि क्या चौधरी शुजात का खत पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है या नहीं, पहला सवाल। और अगर है तो क्या ये इफेक्टिवली और टाइमली इन 10 पार्लियामेंटेरियंस को कम्युनिकेट कर दिया गया था या नहीं। अगर इन दोनों सवालात का जवाब हाँ में आया तो फिर इस अदालत के हाथ बंधे हुए ये डिसीड भी होंगे और इनका वोट भी काउंट नहीं होगा और हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर भी होंगे और रहेंगे। अब लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ऑलरेडी ये कह दिया है कि यहाँ पे मामला उनको आइन की तशरीह से ज्यादा उनके अपने ऑलरेडी पास्ट ऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग का लगता है। तो जाहिर है कि इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आनी है। एक दबाव जरूर डाला जा रहा है यहाँ पे कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो अहम फैसले हैं वहां पे ये जो चीफ जस्टिस साहब की जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस बना सकते हैं और लाजमन सीनियर जजेस की या फुल कोर्ट जो है उनको बनाना लाजमी नहीं है। उससे जो है वो अभाम या शकूक व शुबहात कुछ उठते हैं। और पीएमएल नून ने यह नुक्ता उठाया है कि जो 63A की तशरीह थी जो उनके खिलाफ गई, जिसकी वजह से बाई इलेक्शन हुए और वो बाई इलेक्शन हारे, तो फिर वही तशरीह आज भी होनी चाहिए और उसके नतीजे में हमजा शहबाज रहेंगे, 10 वोट काउंट नहीं होंगे। लेकिन पीएमएल नून जो है वो साथ साथ अब कोशिश ये भी कर रही है कि वो इस सारी कड़ी को जोड़ सके उस दिन से जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज का फैसला आया था। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आज आवे का आवा बिगड़ा हुआ है वो शुरू हुआ था इमरान खान साहब के धरनों से, जहां उनके धरनों को सपोर्ट मिली, जहां से मिली, और उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की मुंतखब हुकूमत को जाना पड़ा जिस तरह से जाना पड़ा। और उसके बाद के जो मामलात एहतजाज, अदम एतमाद, लड़ाई झगड़ा, पार्लियामान कोई अपनी चीज नहीं हल कर सकता, एक दूसरे से बात नहीं कोई कर पा रहा, ये सारा सिलसिला वहां से शुरू हुआ था। वो वाला है और इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा और मिल बैठ के आगे दो चीजों का तयन करना है, इलेक्शन की डेट और हमें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो अपॉइंटमेंट्स और इस तरह के मामलात की टाइमिंग है। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई और पीएमएल नून नहीं हैंडल कर सके, इस चीज को नहीं सॉर्ट कर सके, तो यहाँ अदम इस्तेहकाम ही रहेगा, चाहे हमजा शहबाज बचे या ना बचे। तो हमें ये जरूरी अच्छा, है आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, दबाव वाली के प्रेशर तो करने की कोशिश की जा रही है। इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगी मंसूर के साथ, लेकिन उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, ये तीनों बड़ी जमातों के रहनुमा हैं। इन तीनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस राब्ते में ऑब्वियसली जो मुश्तरका हिकमत अमली तय की जा रही है कि आइंदा की सियासत कैसे करनी है और आइंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रेशर है उसका जारहाना जवाब देना है, ये हिकमत अमली डिसाइड की जा रही है। आसिम नसीर साथ मौजूद हैं। आसिम, जरा मुझे इसकी डिटेल्स दे दें पहले। जी बिल्कुल, इसका सूरत हाल ये है कि पंजाब की सियासत या पाकिस्तान की जो सियासत है वो भी रुकने का कहीं नाम नहीं ले रही और इसी वजह से इस वक्त जो बड़े बड़े राब्ते हो रहे हैं, पीडीएम के सरबराह जो कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के भी आप सरबराह उन्हें कह सकते हैं, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से अलग अलग टेलीफोन किया है। और तीन जो इसमें बड़ी एक डेवलपमेंट ये हुई है कि तीनों रहनुमाओं ने पंजाब के इंतखाब के बाद की सूरत हाल पर ना सिर्फ गौर किया बल्कि तीनों रहनुमाओं ने पंजाब के वजीर आला के इंतखाब को आईनी करार दे दिया है और उन्होंने इस चीज पर भी जो है अपना रद्द-ए-अमल दिया है कि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल पर तीनों रहनुमा और जो उनके तमाम दीगर इत्तेहादी हैं वो मुश्तरका रद्द-ए-अमल देंगे और इस पर भी इत्तेफाक किया गया है। एक बड़ा अहम ये राब्ता मौलाना फजल रहमान की तरफ से किया गया है। जराए पहले भी बता रहे थे कि मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और अब उन्होंने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ते किए हैं और इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल चल रही है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है उसके तनाजुर में भी जो है ये गुफ्तगू की है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट हमें जो सामने आ रही है कि तीनों रहनुमाओं ने पंजाब के वजीर आला के इंतखाब को आईनी करार देते हुए कहा है कि अगर कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो ये तीनों बड़ी जमातें और दीगर इत्तेहादी मुश्तरका अपना रद्द-ए-अमल देंगे और इस पर इत्तेफाक किया गया है। तो अब ये भी मुश्तरका रद्द-ए-अमल में वैसे हो क्या सकता है आसिम? ये बताया अभी या सिर्फ यहाँ तक बात है हुई है कि मुश्तरका रद्द-ए-अमल होगा? रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, रद्द-ए-अमल ये तो एक चीज जाहिर हो गई कि वो तो खुद कह रहे हैं, तीनों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज का जो कल का उनका इंतखाब है वो आईनी है।
और अगर उसके ऊपर कोई फैसला उसके खिलाफ आता है तो ये शदीद ही रद्द अमल होगा, और शायद उसी की वजह से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद वो भी बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तमाम दिस इज द पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका आसिम। एग्जैक्टली मैं यही सवाल मंसूर आपकी तरफ लेकर आना चाह रही थी। इसको सिर्फ पीटीआई के साथ ही नथी नहीं कर देते, बल्कि ये तमाम जमातों का मसला है ना कि जब फैसला उनके हक में आता है तब तो ये फतह होती है, अजीम फतह होती है, लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर बाकायदा अपने जेस्चर्स से, अपनी जबान से, अपने अंदाज से दबाव, प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, इन तमाम मामले की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि जो कुछ हुआ आईनी तौर पर हुआ। अब आज ये मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो फिर जो रद्द अमल होगा वो दिया जाएगा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रेशराइज करती रही है और इतना प्रेशराइज किया है पिछले दिनों कि बाकायदा मौज़िज़ अदालतों को वजाहतें देनी पड़ गई हैं। तो ये जो अभी समाज चल रही है, क्या लगता है आपको ये प्रेशराइज हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह के PMLN रूलिंग गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो इत्तेहादी हैं उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी शायद ज़हनी तौर पर तैयार हैं, तो आपको लगता है कि प्रेशराइज कोई फैसला हम देख सकते हैं? देखिए, सारी बात है, सबसे पहले तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतें वो ये ना कभी एक्सेप्ट करेंगी, ना कभी कोई होना चाहिए ऐसे कि हाँ जी हम किसी प्रेशर की बुनियाद के ऊपर फैसले देते हैं। देने भी नहीं चाहिए, प्रेशर किसी को भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिस्टम अब कोलैप्स कर रहा है, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से ऑल दिस। मुझे हो सकता है कि मेरी बात जो है वो नागवार गुजरे, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये सिस्टम वाकई कोलैप्स कर रहा है। एतमाद का फुकदान है सियासी जमातों का इस सिस्टम के ऊपर और इस सिस्टम का इन सियासी जमातों के ऊपर। यहाँ पे एक इंप्रेशन आ चुका है जनरल पब्लिक के अंदर कि यहाँ पे फैसले जो होते हैं वो सियासी हालात, सियासी प्रेशर और सियासी हवाओं का रुख देखते हुए जो है वो होते हैं। मैं सिर्फ कानूनी फैसलों की बात नहीं कर रहा, मैं वो उन फैसलों की भी बात कर रहा हूं जो फैसले कहीं और होते हैं, जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब भी कर चुके हैं और मियां जावेद लतीफ भी कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में अब जाहिर बात है, मैं चले ये खबर मैं शेयर कर देता हूं कि मुझे अब से तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पहले एक बड़ा लेकिन ये वाली बात जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से और पीटीआई के तमाम लोगों की जानिब से की जाती है ना, तो उस पर मैं ये कहती हूँ कि अगर जी आप पहले खबर दे दें। जी, मैं ये खबर दे रहा था कि मुझे ये कहा गया कि देखिए सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमें जो है वो फुटबॉल बना के रखा हुआ है। जब किसी की मर्जी का फैसला नहीं आता तो हमारे ऊपर तनकीद जो है या हमें घसीट दिया जाता है बीच में। अगर आपस की आपकी लड़ाई है सियासी तौर पे, किसने नंबर गेम ठीक खेली है, किसने नंबर गेम सही नहीं खेली, ये आप लोग बैठ के आपस में फैसला करें। लेकिन हमारे ऊपर किस बात के ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है जैसे हम ये सारा कुछ रन कर रहे हैं। ये इस तशवीश का इजहार वहां पाया जाता है। थोड़ी देर पहले मतलब ये मुझे ये कहा गया कि जी आप प्लीज इस चीज को जरा हाईलाइट कीजिए। एक बात। दूसरी बात यह कि अब जिस तरह इस वक्त अदलिया के हवाले से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कल रात को अदलिया के बाहर पहुंच गए। आज सुबह से मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जो है वो अब अदलिया के ऊपर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर कोई इस किस्म का फैसला आया तो हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। तो ये एक इंडिकेशन है कि पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है और यहां पे अब बातें होना शुरू हो गई हैं कि जी हो सकता है 2 या 3 महीने के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो कॉल कर दिए जाएं। और अगर इलेक्शंस कॉल कर दिए जाते हैं तो इससे भी ये इत्तेहादी जमातें खुश नहीं होंगी। वो यही कहेंगी कि ये तो इमरान खान साहब की डिमांड थी और डे 1 से उनकी डिमांड थी और उनकी डिमांड जो है उसको पूरा किया जा रहा है। सो इस वजह से जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जाहिर बात है हम सब मीडिया के लोग हैं, मीडिया के ऊपर बैठते हैं। कोशिश कम से कम मेरी एंड से तो यही होनी चाहिए कि इस मामले को ठंडा किया जाए। सिस्टम चलेगा तो सब चलेंगे, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो सब कोलैप्स करेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, सारी सियासी जमातें नहीं बचेंगी। उसके बाद ना अदारों की कोई सुनेगा और ना सियासी जमातों की, ना सियासी लीडरों की। पाकिस्तान की बका की जंग नहीं हो रही है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की बका की जंग लड़ना शुरू कर दें तो फिर ये मामला बहुत आसानी से ठंडा हो सकता है, जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। नईम हनीफ साहब, सर सिचुएशन क्या लग रही है आपको देखकर? कल तक जो मामला था और उसके बाद जो अब ये अदालती ग्राउंड पर मामला चला गया है और उसके बाद रूलिंग गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जैसी तैयारी नजर आ रही है,
तो ये हमेशा से ही होता आया है। जो मैंने मंसूर से भी बात की थी कि जब आपके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर वो फैसला गलत होता है, और अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो वो हक की फतह हो जाती है। तो अभी रूलिंग गवर्नमेंट ने ऐसा एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर वो उस पर रद्द-ए-अमल देंगे। आपको क्या लगता है, आपके पास तो लाहौर में बैठे हुए हैं, आपके पास यकीनन तमाम इत्तलात आ रही होंगी, क्या पता चल सका है अभी तक आपको? वो रद्द-ए-अमल जो है, शायद आसिम नसीर कतरा रहे थे बताने में, वो बड़ा भरपूर जो है एक एहतजाजी सियासत का आगाज कर देगी पीडीएम, और बिल्कुल जिस सड़क सियासत की धमकियां बार बार देते हैं इमरान खान साहब और श्रीलंका बनने की धमकियां देते हैं, बिल्कुल उससे 2 कदम आगे जाने का फैसला कर लिया है पीडीएम ने और इत्तेहादी जमातों ने, और मियां नवाज शरीफ की मशावरत के साथ ये सब कुछ हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान की मशावरत के साथ हो रहा है, और आसिफ अली जरदारी जो ये कहते हैं कि हमने अपनी सियासत को साइडलाइन पे किया है, हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। ये उनका कहना है। अब उस पे किस हद तक जो है वो अपना टेम्परामेंट बरकरार रखते, वो तो आज उनकी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुल के सामने आ गया है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो मफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, वो भी शायद मज़ाहमत की सियासत पर इत्तफाक कर चुके हैं। मेरे पास तो आखिरी ये इतलात आ रही हैं, और इसके साथ ही साथ इनका ये भी मौक़िफ़ है कि पार्लिमान के फैसले जो हैं वो पार्लिमान में होने चाहिए थे, अदलिया को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये भी कुछ पीडीएम के सियासतदानों से जो हमारी बात हुई है, और उनका ये भी कहना है कि 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी के जो मुस्तरद किए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह साहब ने, तो उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। तो इस तरह के काफी मामलात हैं, और इसके साथ ही साथ अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है कल के फैसले को कालदम करार देती है, जाहिर है कोई तो रिजल्ट आना है, या वो फैसला बरकरार रहेगा या उसे कालदम करार दिया जाता है। तो उसके बाद फिर जो इससे कबल चेयरमैन पीटीआई जो हैं, जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी तरफ से एक हुक्मनामा जो भिजवाया गया इलेक्शन कमीशन को, और 20 सर मेरे पास इस वक्त बड़ी स्टोरी आ रही है अरशद की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला 22 जुलाई से कबल का स्टेटस बहाल करने का इंदिया दिया है। इस किस्म का इंदिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रहा है। अरशद अली ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं। खालिद साहब, सिचुएशन कुछ डिफरेंट लग रही है आपको? जी देखिए, अगर 22 जुलाई से पहले की बात आप करते हैं तो इसका मतलब है कि वो फिर दोबारा किसी इलेक्शन की बात जो है वो हो जाएगी, क्योंकि 22 जुलाई से पहले की सूरत हाल उनकी ये है कि वो उस वक्त सीएम तो थे, लेकिन उनका ओथ नहीं माना गया था, क्योंकि अगर उस ओथ को तस्लीम कर लिया जाता तो कोर्ट के आर्डर में ये ना होता कि जो उसका रिजल्ट होगा उसके नतीजे में अगले दिन गवर्नर जो है वो ओथ लेने के पाबंद हैं, और वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्या ये वैलिडली इंतखाब हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब है उन्होंने उनका ओथ नहीं माना था। अगरचे जो शार्ट आर्डर था, या जो आर्डर उस दिन जारी हुआ था 1 जुलाई को, उसमें उन्होंने उनको सीएम लिखा था, उसमें कोई एक्टिंग सीएम नहीं लिखा था, उसमें उनको कोई केयर टेकर सीएम नहीं लिखा था, और न ही उन्होंने उसमें उनको जो है वो डिफेक्टो का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया, बिल्कुल सिर्फ सीएम का लफ्ज था। लेकिन 22 जुलाई से पहले का उनका स्टेटस ये है कि वो उस वक्त तक मुंतखब नहीं थे, और मुंतखब होने के लिए 22 जुलाई का मामला रखा गया। यानी हम ये कर सकते हैं कि कंसीडर कर सकते हैं कि शायद ये दोबारा सारी प्रैक्टिस हो। जी, ये दोबारा सारी प्रैक्टिस। अरशद साथ ही मौजूद है। अरशद, जरा डिटेल दीजिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद भी कबूल कीजिए, बहुत बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं, अब इसकी जरा तफसील भी दीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जो है वो उसके डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जो है वो अदालत की जानिब से ये अंदिया दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला 22 जुलाई से कबल का स्टेटस जो है वो बहाल करने का अभी अदालत की जानिब से अंदिया दिया गया है। तमाम जो है वो इस दौरान जब केस की समाअत जारी थी तो उस वक्त अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि डिप्टी स्पीकर के वकील से कि आया कि अदालत ने डिप्टी स्पीकर से इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड तलब किया था।
बताएं वो इलेक्शन का रिकॉर्ड अदालत में पहुंचा है या नहीं, जिस पर जो है वो डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि इस हवाले से मेरे पास मालूमात नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने देखना चाहते हैं कि स्पीकर साहब के हाथ में जो 24 इजाज सैन का खत था वो क्या था। इसके साथ साथ अदालत की जानब से ये भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने इस खत की बुनियाद पर रूलिंग दी। इसके अलावा अदालत के जो डिप्टी स्पीकर का वकील था उसने इस दौरान जो है वो अदालत में दलाइल देते हुए ये कहा कि अदालत जो है वो एक दफा अपने आप को डिप्टी स्पीकर की जगह पर रख कर सोचे, जिस पर जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने अदालती हुक्म को गलत समझा। इसके साथ साथ अदालत ने इरफान कादर की जानब से ये कहा गया कि मेरी राय भी यही है कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दुरुस्त समझा है, इसलिए जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानब से रूलिंग दी गई है। ताहम अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अदालत की जानब से जो 22 जुलाई का उससे कबल हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर इलाका था उसका स्टेटस बहाल करने का अंदिया दिया है। अभी अदालत की जानब से अंदिया दिया गया है, अदालत की जानब से अभी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। अभी सिर्फ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला 22 जुलाई से कबल उसका स्टेटस जो था उसका जो है वो बहाल करने का अंदिया अदालत की जानब से दिया गया है। जी अच्छा, ये बताइए कि सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते, क्या ऐसा भी कहा गया है अदालत की जानिब से? अरशद जी बिल्कुल, जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते। इस हवाले से अभी दलाइल जो है वो वकला की जानिब से जारी हैं और सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के वकला जो है वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जो बेंच है वो इन दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। जी सही, यानी खालिद साहब क्योंकि कोर्ट के मामलात को सारी जिंदगी देखते रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो खालिद साहब कह रहे हैं कि ये मामला अब तवालत इख्तियार करता हुआ लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखें इससे एक तो बहुत वाजे हो गया है कि जो पिटिशनर्स यहाँ पे आए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब और PTI के लोग, उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि उस रूलिंग को कलअदम करार दे के वो जो एक्चुअल गिनती है 186 और 179 उसको तस्लीम कर लिया जाए और चौधरी परवेज इलाही साहब को जीता हुआ उम्मीदवार करार दे दिया जाए। लेकिन ये जो जुमले, पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जब तक कोई ऑर्डर आ ना जाए उस वक्त तक उसको किसी रिमार्क्स को, किसी जुमले को, हतमी नहीं समझा जा सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो जो रिलीफ चाह रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको फारिग करके और परवेज इलाही साहब को जीता हुआ वजीर आला करार दिया जाए, एक तो उसके आसार नहीं दिखाई दे रहे इस इंडिया से। दूसरी चीज ये लग रही है कि इस सारे मामले पे थ्रेडबेयर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए वो पूरी डिस्कशन चाहते हैं, इस पे पूरी मुआवनत चाहते हैं, पूरा गौर करना चाहते हैं। ऐड कर लें, इसका मतलब है जस्टिस एजाजुल हसन साहब का एक जो है वो स्टेटमेंट ऐड कर लें, फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कास्ट होने वाले वोट शुमार ना किए, ये फरमाया है जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने। अब आप बात कर लें। जी ये तो जो ऑर्डर पहले दिया हुआ है, रेफरेंस में जो ऑर्डर दिया हुआ है नहीं मनीब साहब, ये उसका हिस्सा है, ये जुमला उसके अंदर शामिल है और इसी की वजह से उनको डिस्काउंट करने। लेकिन असल डिस्प्यूट यहाँ पे ये पैदा हुआ है कि इनका मौक़िफ़ परवेज इलाही साहब का ये है कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर दिया है, पार्टी लीडर कौन होता है, जबकि इससे पहले ये सारी चीज जो है वो तय हो चुकी है। और मुझे ये अल्फाज याद आ रहे हैं उस जो 18वीं तरमीम से मुतालिक फैसला था, उसमें यह है कि हमारे यहाँ के जो हालात हैं उसमें तमाम के तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी लीडर की पॉपुलैरिटी ही की वजह से उस जगह पे मौजूद होते हैं। लिहाजा जो हमारे मुल्क की हालात है उसमें ये इख्तियार पार्टी लीडर को देना जरूरी है, पार्लिमानी लीडर की बजाय। ये चेंज चूंकि 18वीं तरमीम में हुआ था इसलिए उसमें ये सारी चीजें आई हुई हैं। अब लग ये रहा है कि वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि हमें डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये कामयाब उम्मीदवार है और गिनती जो है 186 और 179 की उसको कबूल कर लिया जाए। लेकिन साथ ही उसकी तशरीह होने तक वो इस बात को पेंडिंग रखना चाहते हैं कि कल का जो प्रोसेस इलेक्शन का हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए और हमजा शहबाज का 22 जुलाई से पहले का स्टेटस, यानी जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसको कोर्ट ने हत्ता कि उनका हलफ तक जो है ना उसको भी तस्लीम नहीं किया और नए हलफ की बात
हुई भी है। तो जो ये इंदिया दिया जा रहा है कि गवर्नेंस के बगैर नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब है कि वजारत आला जो है वो तो हमजा शहबाज के पास ही रहेगी, लेकिन क्या उनकी वो वैलिड वजारत आला है, वो मुंतखब वज़ीर आला है, उसका फैसला करने के लिए हम जो है वो आगे चलेंगे। अब मंसूर सेकंड करते हैं खालिद साहब की बात को, आपको इसी तरह फील हो रहा है? क्योंकि हमजा शहबाज की मिनिस्टरशिप तो उनके पास रहेगी, लेकिन अभी इस फैसले की तशरीह हो रही है और इसके साथ साथ ही ब्रेक की भी तशरीह कर दी है हमने। पहले हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बेंच ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ट्रांसफर पोस्टिंग मजीद करने से जो है वो रोक दिया है और इसके साथ साथ अदालत ने इस केस को इस्लामाबाद में मुंतकिल करने की हदायत भी की है और अदालत जो है वो अब इस केस को इस्लामाबाद में सुनेगी और इस हवाले से अदालत की जानिब से इस पर समाअत जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी की है। और इसके साथ साथ अदालत ने ये भी कहा है सूबे में जो है वो वज़ीर आला का होना जरूरी है, तो लिहाजा हमजा शहबाज जो है वो महदूद अपने पावर्स में रहते हुए अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग मजीद करने से जो है वो अदालत की जानिब से रोका गया है। जी ठीक है अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक हबीब साहब बात करें, जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए। असेंबली ने दिया है उस मैंडेट को छीनने में, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है और वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी। जितनी समाअत हुई, जितने आर्गूमेंट्स हुए, उन तमाम आर्गूमेंट्स के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अदालत ने किसी जगह के ऊपर भी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर भी जो उसने समझा है कि पार्टी हेड का फैसला हतमी है, वो किसी अदालत की ना फैसले का हिस्सा है, ना ही अदालत के शॉर्ट फैसले का हिस्सा था, ना ही आर्टिकल 63A 1B सब क्लास की वो इंटरप्रिटेशन है। तो लिहाजा काफ लीग के साजिद भट्टी जो पार्लिमानी लीडर थे उनका लेटर मौजूद है। पूरी काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज लाई को वोट डाले, 10 वोट काफ लीग के, 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज लाई को कास्ट हुए हैं। पंजाब के सबसे बड़े, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जिसकी 60% पाकिस्तान की आबादी है उसकी, उस सूबे का इंशाअल्लाह अदालत से जब फैसला आएगा तो परवेज लाई ही जो है उसका आईनी और कानूनी वजीर आला होगा, जो कानून उसके मुताबिक होगा। इनको अपनी जिल्लत और रसवाई करवाने का बहुत शौक है, ये शौक अच्छी तरह से पूरा करें, लेकिन बतौर ट्रस्टी के ये नहीं हो सकता कि ये आईजी को बदल दें, ये पुलिस को गैर कानूनी हुक्मनामे भी जारी करें। ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि आज 178 में इसलिए कह रहा हूँ कि जो काशिफ महमूद हैं जो बहावल नगर से नून लीग के एक MP है, उनकी भी आज डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस हो गई है। ये भी खैर एक अलहदा ज़्यादती की बात है कि कल जब 8 महीने लगे उनकी फैसला आते, लेकिन 12 चले उनका हो गया। अब उसके बाद जिस तरह से रात के 2:45 बजे राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन हुआ, वो भी आपके सामने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का केस है, मेरे ख्याल में तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस। पाकिस्तान के जितने कानूनदान हैं, जितने साब हैसियत मारूफ कानूनदान हैं, सब इस जगह पे खड़े हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने कल रात जिस तरीके से मुल्क गिर लोग बाहर निकले हैं सड़कों के ऊपर, वो अपने मैंडेट की हिफाजत करने निकले थे। और ये मामला मैंडेट वर्सेस माफिया हो चुका हुआ है। वो माफिया जिसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, जिसने पापड़ वाले, फालूदे वाले, मकसूद चपड़ासियों के अकाउंट्स के अंदर जिन्होंने दौलत छुपा रखी थी, जिन्होंने मुल्क को लूट रखा था, ये अब मामला उनके खिलाफ है। और ये लोग आइन को, कानून की धज्जियां उड़ा के अपनी वजारत आला कायम रखना चाहते थे।
ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत, गुलाम हुकूमत बैठी हुई है, नलाइक आजम बैठा हुआ है। यहाँ पर जाली वजीर आला हमजा शहबाज जाली तौर के ऊपर इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठा हुआ था। ना इनके पास कोई अखलाकी जवाब है, ना इनके पास कोई जवाब है, ना इनके पास कोई कानूनी जवाब है। तो मैं कहूँ कि अब इनका जो है टाइम फिश हो चुका है, इनका जाना जो है वो ठहर चुका है और इनको अब कोई भी ना पाकिस्तान की अवामी अदालत से ज़िमनी इंतखाबात में रिलीफ मिला है, क्योंकि अवाम ने इन लोटों के खिलाफ अपने वोटों से जवाब दिया है, और ना ही आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है कि आप 186 वाले को वजारत आला से बाहर कर दें और 179 वाला को वजारत आला का हलफ उठवा दें। आपको अचकने पहनने का बहुत शौक है। मेरा हमजा शहबाज को ये मशवरा है कि आप हर साल जो है जो ब्राइडल फैशन वीक चलता है उसके अंदर जो है वो ग्रूम भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे पहन के आप जो है वो शेरवानियों का शौक पूरा किया करें। ना इक़्तिदार आपके पास की बात है, ना गवर्नेंस आपके पास की बात है, और ना ही अवाम की हमायत आपको हासिल है, और ना ही और कानून के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोर्ट का जो ऑर्डर आ जाएगा उसमें मालूम पड़ जाएगा। जितना मैंने सुना है, जितनी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट के ऑर्डर से वाज़ेह हो जाएगी वो यही है कि उन्होंने गवर्नेंस के लिहाज से एक गैप क्रिएट नहीं होने दिया, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो किया है जो कि पहले मौजूद था। लिहाजा रिस्ट्रिक्टेड पावर्स के साथ वो बतौर सीएम जो है वो काम करेंगे, जो 1 जुलाई के अंदर भी मौजूद है। क्या सदर आसिफ जरदारी जो है इरफान कादर के जरिए एक जरदारी लोटो चोरों पे भारी है, अवाम पे भारी नहीं है, और इस मुल्क की वो बीमारी है। आखिर कौम जानना चाहती है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान नियाजी को कानून से बालातर रखती है। मुस्लिम लीग नून के एमपीए तो यूं नाहल हो जाते हैं और कासिम सूरी 2.5 साल स्टे ऑर्डर के ऊपर बैठे रहते हैं और कौमी असेंबली के अंदर वो तमाम आईनी जमहूरी तकाज़ों को पामाल करते हुए हर किस्म की बदतरीन बुलडोजिंग के भी मुर्तकब होते हैं एक स्टे ऑर्डर के ऊपर। वो कौन सी ताकत है जो कासिम सूरी को 2.5 साल से ज़्यादा एक स्टे ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तान के कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर के मनसब पे फाइज रखती है? वो कौन सी ताकत है कि जिसके तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली खुद सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक बदतरीन आइन शिकनी के मुर्तकब होते हैं, लेकिन वहाँ ऐवान बाला या ऐवान पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान के पेश नज़र उन्हें तो अदालत में तलब नहीं किया जाता। लेकिन हमें ये पूछने का ज़रूर हक है अदब के साथ कि पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी एक मुंतखब ऐवान के कस्टोडियन है। जो कासिम सूरी का लिहाज है, अदब है, बहैसियत डिप्टी स्पीकर, अगरचे वो 2.5 साल के स्टे ऑर्डर पर हैं, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना। और इदारे के अदब के हवाले से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली भी उस दर्जे के हकदार हैं। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा चल रहा है, जो सियासी बेयकीनी पैदा की जा रही है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान नियाजी मुसलसल पाकिस्तान में इंतशार और एनार्की के एजेंडे पे काम कर रहा है। 2014 से साजिशी धरने शुरू किए, इसके बाद 4 साल हुकूमत में रहा, हुकूमत में मुसलसल पोलराइजेशन और इंतशार की सियासत करता रहा, और जब से ये हुकूमत से निकला है
ये पाकिस्तान को फिर सियासी इंतशार में धकेल कर, इसका बस नहीं चल रहा, सुबह शाम कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। हालांकि हम पाकिस्तान को उस अंजाम से पीछे धकेल रहे हैं, वापस ला रहे हैं, पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा रहे हैं। लेकिन सुबह शाम इमरान नियाजी अपनी मनफी सियासत से, इंतशार की सियासत से मुल्क को श्रीलंका के रास्ते पे के लिए नारे लगा रहा है। आखिर ममनुआ फंडिंग किसी कीमत पर आती है, किसी एजेंडे पर आती है। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त गुफ्तगू ऑब्वियसली जो समात है वो पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है और अब जो समात होगी वो इस्लामाबाद में होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।